नमस्कार दोस्तों, आशीष मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग गणित के शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विधि है विश्लेषण विधि। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। इसका प्रयोग रेखा गणित के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। देखते हैं इस विधि के गुण। पहला है स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है, अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। यह मनोविज्ञान विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। अगला है खोज करने की क्षमता का विकास होता है। खोज करना अर्थात अन्वेषण करना। चलिए इसके दोष के बारे में पढ़ते हैं। इसमें अधिक समय लगता है, छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है, कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है, तर्क शक्ति की ज़रूरत होती है। तो ये इनके दोष हैं। तो हम लोग देखते हैं अगला विधि संश्लेषण विधि। यह विधि विश्लेषण विधि का पूरक है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। हम लोग विश्लेषण विधि में कहते हैं कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते थे और इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर संश्लेषण, जोड़ना यानी संश्लेषण प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए बराबर बी ज्ञात है और बी बराबर सी ज्ञात है तो ए बराबर सी प्राप्त होगा। अर्थात ज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जाती है। देखिए इन विधि के गुण क्या क्या हैं। यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। समस्या का हल जल्दी निकालता है अर्थात कम समय लेती है। स्मरण शक्ति के विकास में मदद करती है। मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए यह उपयोगी विधि है। ज़्यादातर गणितीय समस्या इस विधि से ही हल की जाती है। मतलब क्या फ्रेंड्स, में समय कम लगती है, जल्दी हो जाता है और स्मरण शक्ति के विकास में मदद होती है और मंद बुद्धि बालकों के लिए यह उपयोगी विधि भी है। चलो देखते हैं इन विधि के दोष। पहला, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, मतलब ये रटवाती है। अन्वेषण क्षमता का विकास नहीं हो पाता अर्थात इसमें खोज करने की क्षमता विकसित नहीं होती है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, मतलब जो इसमें ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी रूप होती है क्योंकि ये रटा ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। अगला है कि यह विकास में सहयोग नहीं करती। तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है, मतलब कि जब हम अपने से कुछ करते हैं तो हमें चिंतन करना पड़ता, परंतु यह तो रटने की विधि पर जोर देता है, इसलिए इसमें तार्किक क्षमता और चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लिए अगला विधि है आगमन विधि। इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। इस विधि में 3 कार्य किए जाते हैं। पहला, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अगला ज्ञात से अज्ञात की ओर और इसका अगला कार्य है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मतलब ये 3 कार्य इस पर आधारित है। देखते हैं इस विधि के क्या क्या गुण हैं। पहला है यह एक वैज्ञानिक विधि है। स्वयं से कार्य करने के कारण अधिक अस्थायी अधिगम होता है, मतलब अगर विद्यार्थी खुद से करके कुछ चीज़ों को सीखे इस प्रकार का ज्ञान ज़्यादा दिनों तक अस्थायी रहता है। अगला है कि व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। यह विधि जो क्या है कि जीवन के लिए लाभप्रद है और व्यवहार में उपयोग करने लायक है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है और बालक सदैव जिज्ञासु रहता है। मतलब विद्यार्थी अगर खुद से करता है तो उसे जिज्ञासा जागती है कि आगे इसमें हम कुछ और कार्य करें। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है। मतलब यह एक ऐसी विधि है जिससे गणित में रुचि उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं इन विधि के दोष को देखते हैं। पहला है यह धीमी विधि है, समय अधिक लगता है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ खुद से करते हैं और उसके बाद उसे हम सीखते हैं तो उसमें समय लगेगा ही, जिसके कारण ज्ञान अस्थायी बना रहता है। परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। कई बार छात्र गलत निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसमें क्या होती है, कई बार हमसे गलतियां हो जाती है। थोड़ी सी गलती होने के कारण परिणाम हमारा सही नहीं हो पाता, तो हमें हताश नहीं होना है, करके सीखना है, बार बार करना है। अगला है कि इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस विधि का प्रयोग कक्षा में हमेशा नहीं की जा सकती है। अगला विधि है निगमन विधि।
यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र एवं निर्देश को बता दिया जाता है, फिर उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। आगे है कि इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशेष की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। देखते हैं इस विधि के गुण। यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। इस विधि से छात्र अत्यंत सरल तथा शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त करता है। अंक गणित एवं बीज गणित शिक्षण में निगमन विधि सहायक सिद्ध होती है। कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है। स्मरण शक्ति का विकास होता है। अर्थात इन गुणों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यह विधि अत्यंत सरल है। देखते हैं इन विधि के दोष। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र नियमों और सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें याद करते हैं। इससे में मिलने वाला ज्ञान अस्थायी भाव स्पष्ट होता है। इसमें मिलने वाला ज्ञान अस्थायी भाव स्पष्ट होता है। अगला विधि है प्रयोगशाला विधि। इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य, नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना। अर्थात कुल मिलाकर यह विधि विद्यार्थी को करके सीखने पर आधारित है। देखते हैं इन विधि का गुण। छात्र प्रयोगशाला के उपकरणों का कुशल प्रयोग करना सीखते हैं। प्रयोगशाला में किया गया अधिगम अस्थायी होता है। यह रुचिकर विधि है। तर्क क्षमता का विकास होता है। अर्थात इन विधि से बालकों में तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, अर्थात वह तर्क करने के लिए इच्छुक होते। देखते हैं इन विधि के दोष। यह खर्चीली विधि है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि बच्चे उपकरण से सीखने की जगह खेलना शुरू कर देते हैं। कम संख्या वाली कक्षाओं के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। मतलब क्या है कि इसमें प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो महंगा होता है, इसलिए यह खर्चीला है। बच्चों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बच्चे इन उपकरणों को खेलते खेलते तोड़ सकते हैं। अगला विधि हमारा है समस्या समाधान विधि, जिसे जॉन डीवी ने दिया था। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है और छात्रों को समस्या को हल करने के लिए अपने विचार व सुझाव रखने को बोलता है। छात्र अपने तर्क एवं निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इस विधि में समस्या सरल होती है। यह विधि भी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात जब हम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं तो उसको खुद ही सॉल्यूशन देना होता है। देखते हैं इस विधि के गुण क्या हैं। यह विधि वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस विधि में छात्र सदैव क्रियाशील रहता है। इस विधि में छात्र स्वतंत्र होकर स्वयं कार्य करते हैं। छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। और आते हैं इनके दोष पर। यदि समस्या कठिन हो तो छात्र में विषय के प्रति रुझान कम हो जाता है। यदि समस्या की भाषा सरल ना हो तो छात्रों की सूची में कमी आ जाती है। समय अधिक लगता, अर्थात ये विधि थोड़ा सा उन विधियों से हटकर है। अगली विधि हमारा है व्याख्यान विधि। यह शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में एक शिक्षक किसी भी विषय या समस्या के बारे में व्याख्यान देता है। व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तथा आकर्षित होना चाहिए, ताकि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। इस विधि में प्रश्न उत्तर तथा उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। आते इनके गुण पर। यह किसी विषय को पढ़ने की सबसे सरल विधि है। इसमें छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है, अर्थात कुल मिलाकर यह विद्यार्थियों के लिए आसान विधि है। आते हैं इनके दोष पर। देखते हैं क्या है इनके दोष। इस विधि में छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। यह विधि करके सीखने पर बल नहीं देती है। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। मतलब कि जब तक कि हम करके ना सीखें तब तक ज्ञान हमारा अस्थायी नहीं रहेगा, इसलिए हम निष्क्रिय हो जाते हैं। देखते हैं अगला विधि अनुसंधान विधि। इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति ह्यूरिस्टिक शब्द एक ग्रीक ह्यूरिस्को शब्द से आया है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। इसे आर्मस्ट्रांग विधि भी कहते हैं, क्योंकि उसी ने इसे खोजा था। ह्यूरिस्टिक शब्द से स्पष्ट है कि यह विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जाता है। इस विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता है,
बल्कि प्रश्नों द्वारा छात्र को स्वयं खोजने को कहता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय मात्र न रहकर स्वयं अन्वेषक या आविष्कारक बन जाते हैं, अर्थात स्वयं करके सीखते हैं। देखते हैं इस विधि के गुण। इस विधि द्वारा छात्र में तर्क करने, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण, तुलना आदि विकास होता है। गणित शिक्षण में यह विधि बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। यह विधि छात्र को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और स्वाध्याय की आदत का निर्माण कराती है। इसमें छात्र स्वयं अन्वेषक बन जाते हैं, अर्थात स्वयं खोजते हैं। देखते हैं इस विधि के कौन कौन से दोष हैं। पहला, यदि केवल असाधारण बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोगी है, क्योंकि साधारण बुद्धि वाले छात्र स्वयं अन्वेषण नहीं कर पाते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर पहुंचा सकती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता कि वे अपनी गलती को समझ पाए। अर्थात ये कुल मिलाकर यह बच्चों के बुद्धि क्षमता पर निर्भर करती है और तर्क शक्ति पर भी। चलिए देखते हैं अगले विधि, प्रयोजन विधि। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपैट्रिक ने किया। इस विधि में संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर किया जाता है। इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है तथा हल हो जाता है। देखते हैं इस विधि के गुण। छात्र में क्रियात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। छात्रों में निरीक्षण, तर्क तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी होता है। देखते हैं इस विधि के दोष। इसके प्रयोग से सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह विधि थोड़ा सा हार्ड है। अगला है खेल विधि। इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है। इस विधि को फ्रोबेल ने दिया है। इसका नाम हेनरी कोल्डवेल कुक ने रखा है। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आए। देखते हैं इस विधि के गुण। छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है, तो बच्चों का मन लगता रहता है। इस विधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। यह विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए देखते हैं इसके दोष। कुछ बच्चों में शारीरिक शिथिलता के कारण इस विधि में कठिनाई आती है।